सावधान इंडिया प्रयास है उन कहानियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का जिनमें आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया सत्ताधारियों ने। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो उच्च पद पर विराजमान है वो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है और कानून का गलत इस्तेमाल। दिल्ली में बीच सड़क पर एक परिवार को बेदर्दी से मारा गया। उनके बेटे को बड़ी ही बेरहमी से गाड़ी से 50 मीटर तक घसीटा गया। मैं पूछती हूँ आखिर हमलावरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बीच सड़क पर उन्होंने एक परिवार पर हमला किया। आखिर कौन थे ये लड़के? वो चर्बी चढ़ गया तेरे को, तू जानता नहीं मैं कौन? दिल्ली में इस वक्त किसी न किसी गली, किसी न किसी नुक्कड़ पर कोई ना कोई एक आम आदमी को इस प्रकार की धौंस जरूर दे रहा होगा। आखिर कौन है ये लोग और किसकी धौंस देते हैं ये आम आदमी को? कहां तक पहुंच है इन नवाबजादों की? भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में विराजमान है। हमारे देश की राजनीति का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद में साफ नजर आता है, जिसमें इस वक्त 545 लोकसभा के सदस्य एवं 245 राज्यसभा के सदस्य अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके साथ साथ 1000 से भी ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स और 42,000 पुलिस कर्मचारियों की फौज इस वक्त दिल्ली में तैनात है। और हाँ, देश की सत्ता का केंद्र बिंदु दिल्ली, इस दिल्ली में कुछ केसेस में जुर्म करने वाले कोई पेशावर मुजरिम नहीं, बल्कि कुछ सत्ताधारियों के बिगड़े हुए बेटे, भांजे, भतीजे या जानकार हैं। इन बिगड़े हुए नवाबजादों को इस बात का गुमान है कि दिल्ली उनके बाप की है। पार्टी में ड्रिंक सर्व नहीं किया तो बिजनेसमैन के बेटे ने गोली मार दी। नेता के बॉडीगार्ड्स ने घर लौटते हुए रात को लड़की की इज्जत लूट ली। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक हम इन बिगड़े हुए नवाबजादों की इन हरकतों को यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर कब तक हम चुप बैठेंगे? दिल्ली की वो आम जनता जिनके हाथ में सत्ता नहीं, उन्हीं के बीच में शामिल है कुछ ऐसे साहसी, कुछ ऐसे दिलेर व्यक्ति जो चुप नहीं बैठे, जिन्होंने हार नहीं मानी। अब से लेकर अगले 4 हफ्तों तक हर शनिवार रविवार हम लेकर आएंगे उन दिल्ली वालों की सच्ची कहानियां जिन्होंने नवाबों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये है हमारी नई मुहिम सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक, जहां एक आम आदमी सत्ता के पुजारियों को जवाब देगा कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सब की है। अबे ये भूखे हटना, इतनी हड्डियां तोड़ूंगा ना, तू जानता नहीं मैं कौन? दिल्ली के करोल बाग में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार आज जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच गया है। उनका इकलौता बेटा राजीव इस वक्त मौत से जूझ रहा है और उनके हालत के जिम्मेदार हैं सत्ता के नशे में चूर 2 नौजवान, जिन्हें लगता है कि दिल्ली उनके बाप की जागीर है। और उन्हें यह भ्रम इसलिए है क्योंकि उनके चाचा अखिलेश खत्री दिल्ली के प्रभावशाली नेता हैं। अपने चाचा के दम पर इन लड़कों को लगता है कि वो कभी भी बिना रोक टोक किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और उनके झूठे अहंकार की कीमत चुकानी पड़ रही है एक साधारण परिवार को। एक ऐसा परिवार जो कल तक हंस खेल रहा था, एक ऐसा लड़का जो कल तक अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था। हमारी कंपनी पिछले क्वार्टर में 4th पोजीशन से 3rd पोजीशन में पहुंच गई है और कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय एक आदमी को जाता है और वो है राजीव। राजीव को मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन से हटाकर सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बनाया जाता है। कंग्रेचुलेशंस राजीव। थैंक यू सर।
वैशाली। अरे सुनो तो सही, कुछ न्यूज़ देनी है तुम्हें। गुड न्यूज़। अच्छा, मैं सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बन गया हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ओह, तो असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर मार्केटिंग मैनेजर तो बन गए हो। यहीं रुकना है या आगे भी बढ़ना है? सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही रुक जाऊँ, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। सो स्वीट। अच्छा, मैंने माँ और पापा से कहा है कि मैं उन्हें एक स्पेशल इंसान से मिलाने वाला हूँ। हाँ, मैंने उनको तुम्हारे बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि वो जान गए। अच्छा सुनो, ये बताओ कि अपने पेरेंट्स से हमारे बारे में क्या बात करोगे? बोलना क्या है, बोल दूंगा इस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया, अब ब्लैकमेल कर रही है, मुझे छुड़ा लो। अच्छा, ब्लैकमेल। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है, चलो कॉफ़ी पिलाता हूँ। यस, चलो। देख के नहीं चल सकता क्या? अरे तू देख के चल, तेरे बाप की रोड में क्या लड़की का लड़की को देख के चला नहीं मैं आपसे हाथ मैडम जोड़ती हूँ। समझा के रखो इसको। जी, तू देख के चला। तू देख के चल। सॉरी, प्लीज। चलो राजीव। आखिर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में छोटी सी छोटी बात पर लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं? पिछले 3 सालों में इस प्रकार की घटनाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक नामी अखबार के मुताबिक दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 1 साल में मामूली बात की वजह से 78 लोगों का कत्ल हुआ है। पिछले 5 सालों में 382 लोगों के कत्ल के जिम्मेदार थे सत्ताधारी के रिश्तेदार। बाबा, हमारी फैमिली में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। किसी ने अपना फैसला अपने माँ बाप पर नहीं थोपा था। सच में राजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बार तो पूछ लिया होता हमसे। हाँ, ओके नहीं। चलो। लेकिन बाबा, चेहरा देख तेरा। बाबा, राजू, बचपन में तू मुझसे मजाक किया करता था, तो क्या अब मैं तुझसे मजाक नहीं कर सकता? हाँ? भाई हमें तो देखते ही नंदिता पसंद आ गई थी। बिल्कुल, बहुत चुनकर पसंद किया है मेरे बेटे ने बहू को। अच्छा बेटा, इससे पहले कि तेरा इरादा बदल जाए, हम जल्द से जल्द तेरे घर वालों को मिलना चाहते हैं। तो बता बेटा, कब मिलवा रहे हैं हमें उनसे? जी, मैं कल ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। डर गया था मैं बाबा, बहुत ज्यादा डर गया। अच्छा अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? राजू तुझे घर तक छोड़ आएगा, जा बेटा। अरे राजीव, तुम्हें तो पता ही है मेरा घर पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। निर्मला, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे इतनी भी आइसक्रीम मत खाइए कि हेल्थ खराब हो जाए। पहले ही 2 कप खा चुके हैं, थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखो। ओहो निर्मला, कम से कम हाथ तो मत टोक। भाई मेरे बेटे ने सारी चिंता परेशानी दूर की है, इसके लिए मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा ना। भाई एक और दे दो। अरे नहीं भैया, मत देना, पहली 2 आइसक्रीम खा चुके हैं। अब काम की बात करते हैं, कल जाकर रिश्ते की बात पक्की करते हैं। क्यों ना करूँगा, मेरे बेटे ने मुझे 2 खुशियाँ दी हैं, ऑफिस में प्रमोशन और दूसरी इतनी प्यारी बहू। वाह बेटा वाह, तेरा रिश्ता पक्का मैं करने जा रहा हूँ और गले सिर्फ मार के रखे जा रहा हूँ। चलो चलो। अरे निर्मला, ठीक तो हो ना? अरे सब ठीक है, सर्दियों की वजह से थोड़ा जकड़न है। आप बहुत जिद्दी हैं। कितनी बार कहा आपको कि
डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अबे ओए, बारात में आया क्या? ओए तो गाड़ी हटा कैसे? बंद करो यार। अरे रुक बेटा, हाँ बेटा जा रहे चल बेटा, नहीं चल तू चल। अबे ये बूटे हटना। Hey you, mind your language. कौन से बात करने की तमीज है तुझे? जाने दो यार। ए, रुक। जाने दो बेटा, तू बैठ गाड़ी में, चल चल निकलते यहाँ से। पर क्या देख? बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है। इतनी हड्डियां तोड़ूंगा ना कि हलक से तेरी अंग्रेजी बाहर निकल जाए। बूटे। शाना बनता हमारे साथ। राजीव 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 राजू, अरे कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। आखिर क्या कसूर था इस परिवार का? क्या गलती थी इस लड़के की? सिर्फ इतना कि दो बिगड़े हुए नवाबजादों को उसकी पार्किंग स्पेस चाहिए थी। जी हाँ, सिर्फ पार्किंग स्पेस। इतनी मामूली सी बात के लिए कोई किसी पर हमला कैसे कर सकता है? सोचिए, ये घटना हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। जरा सोचिए, आज राजीव के बजाय अगर आप अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते तो? दिल्ली का ये कैसा भयानक रूप है। मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका भतीजा हूँ, अरे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पड़ता है। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि उनके लिए ये एक पावर स्टेटमेंट बन चुका है और इसी पावर के नशे की वजह से राजीव के साथ आज ये वारदात हुई। अरे सैंडी चल ना यार, फुटबॉल मैच देखते ना यार। ओए मुझे नहीं देखना फुटबॉल। अरे हाँ भाई, तू क्यों फुटबॉल देखेगा? तेरा इंटरेस्ट तो बेसबॉल में। साला तमीज की बकवास किए जा रहा था, जैसे कि रोड उसके बाप की है। हॉर्न पे हॉर्न बजाए ही जा रहा हूँ, फिर भी साले के दिमाग में बात ही नहीं आ रही थी। अरे यार करण, क्या बताओ यार, कल इसने क्या मारा ना यार, दो ही डाला उसको। क्या बात कर रहे हैं यार? आप फुल फैमिली के साथ एक पे एक फ्री। तो यार कोई कांड वांड ना हो जाए। अरे नहीं रे, ओए कुछ नहीं होगा। कौन करेगा कांड? पुलिस, वो थुल्ले। ओए टेंशन ना ले, मेरे अंकल के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। भारत का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, फिर चाहे वो सड़क पर काम करने वाला मजदूर हो या नेता का बेटा। फिर ऐसा क्यों है कि ये नवाबजादे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं? ऐसा क्यों है कि वो दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? अंकल, आंटी, सिर्फ पार्किंग के लिए कोई इस तरह से? बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हम नहीं छोड़ेंगे उनको अंकल। ये बड़े बाप की औलाद खुद को समझते क्या है? कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे? नहीं, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, केस लड़ेंगे, सजा दिलवाएंगे उन्हें। अंकल, आप मेरे साथ चलिए। मिस्टर गुलाटी, मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, मैं आगे कार्रवाई कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें एनसी लिखवाने के लिए कह रहे हैं, नॉन कॉग्निसेबल रिपोर्ट। हाँ तो देखिए, मुझे भी पता है कि एनसी कब लिखवाई जाती है। ये हाथापाई का मामला नहीं है, यहाँ पर राजीव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है।
हम एनसी नहीं एफआईआर लिखवाएंगे। किसके खिलाफ एफआईआर लिखा है? आपको उनका नाम भी पता है या गाड़ी का नंबर? हाँ इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी का नंबर तो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो एक सिल्वर कलर की गाड़ी थी। गुलाटी साहब हम एक सिस्टम में काम करते हैं। आप कह रहे हैं सिल्वर कलर की कार? अब हर एक कार को रुका कर तो हम नहीं पूछ सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? देखिए मेरी बात मानिए, ये एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होने वाला। सालों लग जाएंगे उनको ढूंढने में, और जिस तरह से उन्होंने पीटा है ना, उस हिसाब से लगता है कि वो किसी बड़े बाप की औलाद है। आसानी से छूट जाएंगे। इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? गुलाटी जी आप ही बताइए हम क्या करें? एक गवाह भी तो नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने देखा उसे मारते हुए। ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, आप मुझे सिर्फ एक गवाह ला कर दीजिए, सिर्फ एक गवाह। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं कार्रवाई करूंगा। इस घटना को 10 दिन बीत चुके थे और अब तक दिल्ली पुलिस ने इस घटना में कोई भी कदम नहीं उठाया। इस मायूसी के बीच उम्मीद की किरण तब नजर आई जब एक दिन नंदिता अखबार में छपी एक खबर दिखाने अस्पताल आई। गुड मॉर्निंग राजीव। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल ये रहा आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू। राजीव ये तुम्हारे लिए, कैसा है? वो लोग पकड़े गए। राजीव, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। नंदिता, हाँ? ये सीसीटीवी कैमरा से ली हुई तस्वीर है ना? हाँ अंकल, लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों, क्या हुआ? नंदिता, ऐसे सीसीटीवी कैमरे तो वहां भी लगे होंगे, उस आइसक्रीम दुकान के आसपास। हो सकता है उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। एक मिनट, तू यही राजीव के पास रुकना, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है। अखबार के माध्यम से उन्हें पता चला कि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। सीसीटीवी कैमरास से की हुई रिकॉर्डिंग अदालत में भी सबूत के तौर पर मान्य है। सर यही वो जगह है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ये उस पोल का नंबर। सर मुझे पूरा यकीन है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। सर एक बार आप वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लीजिएगा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। वैसे राजीव अब कैसा है? सर अभी अभी बोलना और चलना शुरू नहीं किया है, बहुत ही खराब हालत है उसकी। ठीक है, आप राजीव का ख्याल रखिए और इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। थैंक यू। देखो ऐसी भी, ये जो सैंडी है ना, भांजा है मेरा, और वो भी सगा वाला। जी सर। राजीव कौन है तू? कोई नहीं, टुच्चे लोग होते हैं ये। इन लोगों को मजा आता है हम जैसे बड़े लोगों को परेशान करना। हम लोगों पर कीचड़ उछाड़ना अच्छा लगता है इन लोगों को, आदत होती है इन लोगों की, और इनको चीड़ होती है हम जैसे लोगों को देखकर। तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केस को रफा दफा करो और आप भी आराम करो। और हाँ, अपने उस इंस्पेक्टर से कहना कि ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जाइए। मुंह क्या लटकाए रखा है? हाँ, हो गया तेरा काम? ले चेस करते हैं। उठा उठा चेस। देखिए, जिस दिन आपके बेटे के साथ मारपीट हुई उस दिन वहां का कैमरा खराब था, कुछ भी क्लियर नहीं है, सारी की सारी फुटेज ब्लैक आई। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो दिख रहा होगा। कुछ भी क्लियर नहीं है। सर मैं वो फुटेज देखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, वो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? भरे बाजार में मारा है उन लोगों ने मेरे बेटे को। देखिए गुलाटी जी, हमने वहां के हर एक दुकानदार से पूछताछ की, गवाही देना तो दूर, उन्होंने गाड़ी का नंबर तक बताने से इनकार कर दिया, इस डर से कि कहीं वो किसी नेता या किसी मंत्री का रिश्तेदार ना हो। अब आप ही बताइए हम क्या करें?
देखिए मेरी राय मानिए, चक्कर से बाहर आ जाइए, कोई फायदा होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए यही चक्कर होगा, लेकिन मेरी बेटी की जान जाने वाली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे भरे बाजार में पीटते हुए। मैं उन लोगों को सजा दिलवाए बिना नहीं मानूंगा मैं। जिस दिल्ली में संविधान और कानून की नींव रखी जाती है, उसी दिल्ली में आज कानून खामोश था, क्योंकि इस केस को अनुचित तरीके से दबाने के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी हड्डियां तोड़ूंगा ना कि हलक से तेरी अंग्रेजी बाहर निकल जाए। राजीव के पिता सतीश गुलाटी ने घटनास्थल पर मौजूद दुकानदारों से ये सोचकर मदद मांगने का निर्णय लिया कि शायद कोई उनकी मदद कर दे। भाई साहब जी, उस दिन यहाँ मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई थी, आपने देखा होगा ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए बाबा, अगर मैंने देखा होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। आपने देखा किसी ने? लड़कों ने भी नहीं देखा। आप कहीं और पता कर लो। भाई साहब, उस दिन यहाँ मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई थी, आपने उसे देखा होगा ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे बाबा, बस एक ही मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। जो लोग हैं वो कभी कभार यहाँ सॉफ्टी खाने आते हैं। ये उनके गाड़ी का नंबर। बस प्लीज वो भी किसी को बताइएगा नहीं तो मेरी दुकानदारी का सवाल है। थैंक यू बेटा। इंस्पेक्टर साहब, सर ये है उस गाड़ी का नंबर जिसमें वो दोनों लड़के आए थे। सर अब आप इस नंबर के बेस पर आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वैसे आपको ये नंबर मिला कहाँ से? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सर ये उन्हीं की गाड़ी का नंबर है। सर आप प्लीज किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढ निकालिए और उन्हें सजा दिलवाएं। विजय। यस सर। आरटीओ जाके ओनर का नंबर निकालो। जी सर। अब बैठिए तो। ये एड्रेस जानते हो? हाँ, आगे सर हट जाइए। आगे से, ठीक है, अगले दिन। यही वो नंबर है, चलो अंदर। ओए, इधर क्या कर रहा है बे? ये गड्डी तेरी है? हाँ तो चल। ओए, कहाँ चल? तेरे ससुराल, पुलिस थाने चल। ओए, तू क्या सठिया गया है? जानता है मैं कौन हूँ? ओए, बहुत खाना बंद कर और चुपचाप चल, वरना जबरदस्ती अंदर डाल देंगे तुझे। जबरदस्ती करेगा तू हमारे साथ? अच्छा करना। अरे जबरदस्ती कर, ले चलो। अरे छोड़ो। राजीव हम जीत गए राजीव। पता है अभी अंकल का फोन आता और उन्होंने कहा कि पुलिस ने लड़कों को पकड़ लिया है। हाँ आंटी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस आप इन लोगों को इनके किए की सजा भी जरूर दिलवाइए, ताकि ये लोग फिर किसी के साथ ऐसा न कर पाए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करने से पहले ये देख लीजिए सैंडी और रॉकी के जमानत के ऑर्डर्स।
जरा जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हवलदार सर। जी सर। चूल खत्म हो गई तेरी, भिजवा दिया हमें जेल। और तेरा वो सन की बेटा वो जिंदा भी है क्या मर गया? चलो, खत्री जी ने तुम लोग को चुपचाप घर आने के लिए बोला है। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपकी आंखों के सामने वो उन दोनों को। एक बात समझ लीजिए गुलाटी जी, अच्छी तरह समझ लीजिए, दिल्ली दो टाइप के इंसानों पर चलती है। एक वो जो कानून के हिसाब से चलते हैं, और एक ऐसे इंसान जो कानून को अपने हिसाब से चलाते हैं। किन किन से लड़ोगे आप? किन किन से? वो मंत्री जिनके भांजे, या वो मैजिस्ट्रेट जिन्होंने बेल दिया, या मेरे जो आपके सबसे लगता है मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप यहां से कोर्ट से यहां भागते रहेंगे और अपने पैसे के दम पे आपको यूं ही भगाते रहेंगे। छोड़ दीजिए ये सब चक्कर, अपने बेटे का ख्याल रखिए। एक ही दिन में सतीश गुलाटी को उम्मीद भी मिली और उनकी उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। कानून जिसका मकसद और फर्ज है गुनहगारों को हथकड़ी पहनाना, आज वही कानून खुद हथकड़ी पहन कर बैठा था। ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा जुर्म होता है पूरी जनता के सामने और फिर भी रॉकी और सैंडी को छोड़ दिया जाता है? कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसे हालात में आम आदमी कर भी क्या सकता है। लोगों का ये भी मानना है कि आम आदमी कमजोर होता है, लेकिन सच ये है कि आम आदमी कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। और यही कोशिश हो रही थी सतीश गुलाटी के साथ। धीरे धीरे ये हाथ ऊपर लाइए आप, उंगली फ्री कीजिए, बिल्कुल खोल दीजिए। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, गुड, रिलैक्स नाउ। आपके बेटे का विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहा ना तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। क्या हुआ अंकल? हम हार गए बेटा। हार गए? मतलब? पुलिस ने उन दोनों को जमानत पे छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ सकते वो उन लोगों को? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर आंटी, बस अब जो हो गया सो हो गया। बेटा हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, इस तरह को बात आगे बढ़ाने से नुकसान हमारा ही होगा। भूल जाओ सब, भूल जाओ बेटा। देखिए आंटी, राजीव भी मना कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले। हम इतनी आसानी से उन्हें कैसे बोल सकते हैं? लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं है। मगर अंकल हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कैसी कोशिश? मेरे पास एक रास्ता है। मैंने पूरी तरह फाइल चेक कर ली, इसे पब्लिश करवा दो। थैंक यू सर। आइए बैठिए। नमस्ते। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मेरा इकलौता बेटा इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है सर। हुआ क्या? किसी से मारपीट हुई? जी सर। आप मुझे पूरी बात बताइए। पूरी दिल्ली में यही होगा। इनका बस चले तो पूरे शहर को जंगल बना दें लोग। आप निश्चिंत हो जाइए, हम पूरी तरह से इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, उसकी तह तक पहुंचेंगे और यदि हमें कोई सबूत मिल गया तो हम अंत तक आपके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और स्टोरी को हम खुद ही नहीं बल्कि और मीडिया वालों के पास भी लेकर जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद साहब।
सर हम मीडिया वालों की तरफ से हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई हादसा हुआ था, आप उस बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? सर हम मीडिया वालों की तरफ से हैं। यहाँ कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, क्या आप उस बारे में कुछ जानते हैं या कुछ बता सकते हैं हमें? जहाँ राजनीतिक ताकत एक नेता को शक्तिशाली बनाती है, वहीं मीडिया की पावर एक आम आदमी को सशक्त कर सकती है। और इसमें दिल्ली पुलिस के ईमानदार इंस्पेक्टर दहिया ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घटनास्थल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मीडिया को सौंप दी। ये रिकॉर्डिंग इस केस का सबसे पुख्ता सबूत था और इस सबूत के हाथ लगते ही मीडिया ने इस केस का सारा सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है, उन सब की जो ताकत के नशे में चूर इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि न्याय अन्याय की इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ हैं और मैं हार मानने वाला नहीं। ये है विपक्षी पार्टी के नेता। आइए देखते हैं इस केस में ये क्या कहना चाहते हैं। हम इस बात को सभा में जरूर उठाएंगे और अखिलेश खत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को भी माना। एक ऐसा नौजवान जो अपने सपनों को पूरा करने की राह पे चल रहा था, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया कि वो अब अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो सकता। आखिर राजीव के इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? हेलो अखिलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक। देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। कुछ लोग हैं जो मुझे जबरदस्ती इस मामले में घसीट रहे हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। वरना ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और कानून को सबसे ऊपर रखा है। अगर ये वाकई सच है तो दोषियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, चाहे वो मेरा अपना भांजा ही क्यों ना हो। ये मेरा वादा है आपसे और हमारी पूरी जनता से। जय हिंद। ओए दिमाग खराब करके रखा है बुड्ढे ने सुबह से। यार सैंडी, टीवी बंद करने से ना ये मामला सुलझ नहीं जाएगा। हम तो अब तक तेरे अंकल के भरोसे ये सब मजे कर रहे थे, पर अब पता नहीं उनका भी क्या सीन है। ओए अंकल हाथ हटाए, इससे पहले मैं ही केस बंद कर दूंगा। सारा स्यापा ही खत्म। चल। उदास मत होइए अंकल, जीत अब हमसे बहुत करीब है। मीडिया, पब्लिक, हर कोई हमारे साथ है और पुलिस को उस गाड़ी का नंबर और सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। बस थोड़ी सी और हिम्मत रखिए, अब ज्यादा दिनों तक वो लड़के बच नहीं पाएंगे। बुढ़ाओ सुधर जा, अभी भी टाइम है। केस वापस ले ले वरना तेरा हाल भी तेरे बेटे जैसे कर दूंगा। अरे इस उम्र में टॉयलेट जाने के काबिल भी नहीं रहेगा, समझा? और ये मीडिया में जो हल्ला मचा रखा है ना तूने, बंद कर दे वरना तेरी आवाज भी बंद कर दूंगा, समझा? हटो यहाँ से, हटो। ये तेरी बेटी है? ओए समझा इस बुड्ढे को, सटे आ गया है। अगर इसने अपनी हीरोगिरी बंद नहीं की ना तो तेरे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, समझी? क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? मारेगा? तू बंदूक दिखाएगा और हम डर जाएंगे? समझता क्या तू अपने आप को? हाँ, राजा है कहीं का तू और हम गुलाम है तेरे। हाँ, चला गोली, हिम्मत है तो चला गोली, चला ना गोली। हिम्मत है तो यहाँ
सतीश गुलाटी को इस बात का एहसास था कि आम आदमी कमजोर नहीं होता, उसे जबरन कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सतीश गुलाटी के इस एहसास ने विश्वास का रूप तब लिया जब सैंडी और रॉकी ने उन्हें धमकाया। सतीश गुलाटी को इस बात का एहसास हुआ कि सैंडी और रॉकी भले ही धमका रहे हैं, किंतु अंदर से ये दोनों लड़के बहुत डरे हुए हैं। तुम लोगों के दिमाग में भूसा भरा है? हाँ? घुटने में अक्ल रख के घूम रहे हो क्या तुम लोग? तो बात पहले ही कहां से कहां तक पहुंच गई है और तुम लोगों को अपने आप पर काबू रखना भी नहीं आता। सीधा पहुंच गया हॉस्पिटल में उसे धमकी देने के लिए। और क्या करते हम? ओए बकवास बंद कर, अपनी बकवास बंद कर दो। खाली ऊट पटांग हरकत करते हैं तुम लोग और जवाब देना पड़ता है मुझे। एक मुद्दा मिल गया मीडिया को उछालने के लिए, कौन संभालेगा उसे अब? हमें लगा वो लोग डर जाएंगे और मामला ये खत्म हो जाएगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अब जो करूंगा ना मैं करूंगा। चल जा इधर से, चलो। नेताजी का डर सही निकला। राजीव के पिता सतीश गुलाटी अब हार मानकर चुप बैठने वाले नहीं थे। सतीश गुलाटी ने एक बार फिर मीडिया की मदद ली और सैंडी और रॉकी की इस धमकी को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और उसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया रुख लिया। अब खतरा नेताजी के सर पर मंडराने लगा। नेताजी ने असंवैधानिक तरीके से सैंडी और रॉकी की मदद की। उन्होंने अनैतिक तरीके से सैंडी और रॉकी का समर्थन किया और अब नेताजी को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आने लगी। इसीलिए इस केस को रफा दफा करने के लिए नेताजी ने अंतिम कोशिश की। आपका बेटा कैसा है? धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। देखिए गुलाटी जी, जो होना था सो हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसे भूल जाएं। मेरे भांजों की जिंदगी का सवाल है। और मेरे बेटे की जिंदगी? आपके भांजों ने मेरे बेटे के साथ जो किया उसका अंजाम देख रहे हैं ना आप। इसके बाद भी आप मेरे साथ। मैं समझ रहा हूं गुलाटी जी, इसलिए तो मैं खुद आपके पास आया हूं। वो नादान है, बच्चे हैं, उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन हम तो समझदार हैं। अगर हम लोग भी उन लोगों के जैसा झगड़ेंगे तो इस मैटर को सुलझाएगा कौन? बात कैसे बनेगी? देखिए गुलाटी जी, मैं मानता हूं कि आपका बहुत सारा रुपया खर्च हुआ होगा इलाज में। ये रख लीजिए, आगे भी काम आएगा आपको। आपने ये सोच भी कैसे लिया? प्लीज प्लीज आप निकल जाइए यहाँ से। तो देखिए गुलाटी जी, आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। अभी आप पावर में हैं, इसलिए हो सकता है कि आप उन्हें बचा लें, लेकिन कब तक बचाएंगे उन्हें? आप थक जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उसके आगे भीख नहीं मांगने वाला। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब आपको जो करना है आप करिए। भतीजा है वो, मेरा बेटा नहीं है। जो मैं, अगर आपको उन दोनों को जेल में डालना है तो डाल दीजिए, लेकिन ये किस्सा मुझे यही खत्म चाहिए बस। मेरे अंकल ने धोखा दे दिया भाई, मेरे कदर कांड हो जाएगा। पुलिस भी आ गई। जल्दी कुछ कर, जल्दी कर। मैं क्या करूं? वहीं रुक जा। देख अभी भी कह रहा हूं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, समझा?
रुक जाओ निर्मला, कोशिश करने दे उसे। कोशिश करेगा तो ही चल पाएगा ना। यस, कम ऑन। ये हुई ना बात। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर डन इट। वेरी नाइस। आखिर एक आम आदमी ने सत्ताधारी को मात दे ही दी। इस वक्त रॉकी और सैंडी जेल में हैं। उनके खिलाफ राजीव गुलाटी पर जानलेवा हमला करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके साथ ही रॉकी के चाचा नेता अखिलेश खत्री पर अपने पद का दुरुपयोग एवं पुलिस की कार्यवाही में दखल देने के लिए केस दर्ज किया गया है। सत्ता ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ताकि नेता देश का निर्माण कर सके और समाज की सेवा कर सके। किसी को इस बात का अधिकार नहीं कि वो आम आदमी के अधिकारों को कुचले, ना नेता को, ना अफसर को, ना ही उनके रिश्तेदारों को। सत्ता का दुरुपयोग करना संवैधानिक जुर्म है। सतीश गुलाटी ने आज एक सत्य से हमारा परिचय करवाया है कि आम आदमी कमजोर नहीं होता, सोच कमजोर होती है। आम आदमी के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो एक नेता के पास हैं, एक उद्योगपति के पास है। इन अधिकारों को हमें समझना होगा। बस शर्त यही है कि हम इन्हें समझें और इनका सही इस्तेमाल करें। दिल्ली को अगर अपराध मुक्त करना है तो हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई धमकाता है तो आप उसका सामना कीजिए। अगर आपकी बगल में कोई किसी पर धौंस जमाता है तो आप उसका विरोध कीजिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर आप चुप बैठे रहे तो अपराधी आप भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं चुप ना बैठे। सतीश गुलाटी की इस मुहिम को विफल ना होने दें। आगे बढ़े, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी एक आम नागरिक की कहानी लेकर। दिल्ली की एनजीओ की एक ऐसी कार्यकर्ता जो एसीपी की ताकत की बलि चढ़ी। तब तक सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो